हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नो स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस क्या होता है और उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था फॉर लूप का यूज़ कैसे करते हैं और ब्रेक स्टेटमेंट या कंटिन्यू स्टेटमेंट का भी कैसे यूज करते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। तो फंक्शन का डेफिनेशन है अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रीयूजेबल कोड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ सिंगल रिलेटेड एक्शन। तो यहाँ से हमको एक मतलब समझ में आ रहा है कि जो हम लोग का फंक्शन होता है वो ऑर्गेनाइज्ड कोड का ब्लॉक होता है या रीयूजेबल कोडों का ब्लॉक होता है, जो हमको एक स्पेसिफिक आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है। फंक्शन के फ़ायदे बहुत सारे हैं। इसको हम लोग यूज़ करते हैं रीयूजेबिलिटी के लिए, अपने कोड को छोटा करने के लिए, और भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं। तो सबसे पहले मैं लिखने वाला हूँ फंक्शन का सिंटैक्स। तो फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करेंगे और उसके बाद फंक्शन का नाम देना है। जो भी आपका मन होगा वो नाम दे सकते हैं, बस कुछ वैलिडेशंस हैं उसको फॉलो करना है। वैलिडेशन के लिए आप वेरिएबल वाला जो वैलिडेशन है आप उसको देख सकते हैं, वहाँ से उसको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक माई फंक्शन, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको लिख देते हैं सही, और पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, इससे हमको पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक इस फंक्शन का ब्लॉक है। तो फंक्शन हम लोग का ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं, जैसे टाइप ऑफ हो गया, अलर्ट हो गया जो हम लोगों ने अभी तक देखा है, प्रॉम्प्ट है वो भी हमारा एक फंक्शन है। तो अब उसको हम लोग आगे बढ़ते रहें, देखते हैं। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी जाएंगी इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो इस फंक्शन का ब्लॉक होगा। सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं console.log, एक मैसेज प्रिंट करता हूँ एम एन फंक्शन, सॉरी माई फंक्शन कर देता हूँ, आई मीन माई फंक्शन। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन बना लिया लेकिन इसको यूज़ नहीं किया है। अगर यूज़ करना है तो किसी भी फंक्शन को अगर यूज़ करना है तो उसको हमें कॉल करना पड़ता है या इन्वोक करना पड़ता है, किसी कहते हैं। तो इन्वोक करने के लिए हम उसको उस फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है। जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे वैसे हमें कॉपी करना है, और जहाँ पे इस फंक्शन को यूज़ करना है हम लोग वहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक बार हम लोग यूज़ करना चाहें तो एक बार, मल्टीपल टाइम्स करना चाहते हैं मल्टीपल टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। अब जाते हैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर पे और index.html को ओपन करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में पहुँचते हैं और आउटपुट में मिलेगा आई मीन फंक्शन, माई फंक्शन। और क्या हो जब हम इस माई फंक्शन को डिलीट कर दें और एक बार अब इसको जब हम कॉल नहीं करते हैं तो क्या आउटपुट आता है हम ये देखते हैं। आउटपुट देखने के लिए हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करेंगे तो हमें आउटपुट में कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ हमको एरर भी नहीं आ रहा है, मतलब हम लोगों ने कोई गलती भी नहीं की लेकिन हम लोग का कोड वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो किसी भी फंक्शन को अगर हमको उसको यूज़ करना है तो उसे इन्वोक करना ज़रूरी है। जैसे हम लोगों ने अगर फॉर लूप की बात करी या इफ एल्स की बात करी तो उसको इन्वोक करने की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन किसी फंक्शन को यूज़ करने के लिए उसको इन्वोक या कॉल करने की हमेशा ज़रूरत होती है। अब हम लोगों ने यहाँ पे इसे एक बार भी प्रिंट कर लिया है, चाहें तो दूसरी बार भी इसको यूज़ कर सकते हैं, यहीं पे यूज़ करना चाहें तो यहीं भी, कहीं भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे 4 बार इसे किया है तो 4 बार हमें आउटपुट मिलेगा। रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं तो आई मीन फंक्शन कितने बार है, 4 बार। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल हम लोगों का फंक्शन। अब हम फंक्शन है तो फंक्शन में हम लोग कई सारे डेटा भी पास कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसका डेटा पास करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पैरामीटर। इसमें कई सारे पैरामीटर भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेने वाला हूँ, जैसे नेम और एज, 2 पैरामीटर लेते हैं। आप चाहें 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, आपको जितना लेना है। यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करते जाना है इस तरह और इसको यूज़ करते जाना है।
तो फिलहाल मैं यहाँ पे 2 लेने वाला हूँ, नेम और एज। इसको रहने देते हैं और एक नया हम लोग यहाँ पे बनाते हैं जो हम लोग यहाँ से डेटा लेंगे। तो कंसोल डॉट लॉग करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे माई नेम इज़, कॉन्केटिनेशन मेथड यूज़ करेंगे प्लस साइन का और नेम वाली वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे। जो हम लोगों ने यहाँ पे नेम लिखा वही यहाँ पे इसकी वैल्यू भी मिलेगी, तो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हम लोगों ने पैरामीटर पास किया। पैरामीटर में जब हम लोग वैल्यू पास करेंगे तो उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। जैसे यहाँ पे माई फंक्शन लिखा, माई फंक्शन के बाद 2 पैरामीटर हैं, एक नेम है एक एज है। यहाँ पे भी हम लोगों को दिख रहा है नेम और एज। तो नेम में हम लोग कोई भी एक वैल्यू दे सकते हैं। जैसे पहला देते हैं स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे स्ट्रिंग ने यूज़ किया है तो स्ट्रिंग वैल्यू देंगे। नंबर वैल्यू देना है तो नंबर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे सूरज, माई नेम इज सूरज। अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे सेव करके, तो हमको आउटपुट में टोटल मिलेगा आई एम इन माई फंक्शन माई नेम इज सूरज, जो हम लोगों ने यहाँ पे मैसेज लिखा था। इसी तरह हम लोग एज का भी दे सकते हैं। एज का देने के लिए बस यहाँ पे क्या करना है, कॉमा के बाद एज की वैल्यू देना है। तो मान लेते हैं 24 एज है, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 24। और सेमी कॉलन को नहीं भूलना है। और यहाँ पे एक दूसरा कंसोल बनाते हैं, कंसोल डॉट लॉग और एज इक्वल्स टू फिर कॉन्केटिनेशन और एज की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोगों को आउटपुट में मिलेगा आई एम इन माई फंक्शन माई नेम इज सूरज एज इक्वल टू 24। रिफ्रेश करते हैं पेज को और देखेंगे पूरा मिलता है। अब हम चाहते हैं इस फंक्शन को हम लोग अलग अलग नाम के लिए अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। जैसे माई फंक्शन यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक और माई फंक्शन बना सकते हैं माई फंक्शन। इसमें आप दूसरा वैल्यू दे सकते हैं, जैसे टेक्नो स्टडी टेक्नो, और उसकी एज मान लेते हैं 3 ईयर है और सेव कर देते हैं। तो हम लोगों को अब दोनों आउटपुट मिलेगा, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा एक ही कोड से। रिफ्रेश करेंगे तो ये कोड भी मिल रहा है और ये आउटपुट भी मिल रहा है, दोनों आउटपुट हम लोग को साथ में मिल रहा है। हम लोगों ने कोड यहाँ पे एक बार ही लिखा, आउटपुट हम लोगों ने 2 बार लिया। तो ये फंक्शन का बनाने का एक एडवांटेज भी हम लोगों के पास है। अब हम लोग यहाँ पे इसमें जो पैरामीटर्स हैं नेम एज, इसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लोग एज का डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं 18। अगर कोई अपना एज नहीं डालता है तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 18 आएगी। और यहाँ पे हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं डालते हैं, सूरज में डिफ़ॉल्ट वैल्यू एज की नहीं देते हैं, कोई भी वैल्यू नहीं करते हैं। तो ये जो सूरज है वो जाएगा नेम में और एज की वैल्यू हो जाएगी 18। रिफ्रेश करेंगे तो हमें मिला सूरज 18। हम लोगों ने यहाँ पे जबकि कोई वैल्यू नहीं पास किया था, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी हो जाएगी 18। इसी तरह हम लोग आगे भी और सारे काम कर सकते हैं अपने फंक्शंस के ज़रिए। अब जो दूसरा पॉइंट आता है उसका नाम होता है एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे एक्सप्रेशन फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। एक्सप्रेशन मतलब हम लोग इसी फंक्शन को एक इक्वेशन में लिखेंगे तो वो हो जाएगा एनोनिमस फंक्शन। जैसे एक वेरिएबल बनाते हैं जो हम लोग का फंक्शन का नाम होगा, उसको कट करते हैं और इससे पहले बस पेस्ट कर देंगे यहाँ पे वेरिएबल का नाम और इसको इक्वल्स टू कर देंगे। जो हम लोग का फंक्शन का नाम होगा उसको वेरिएबल में स्टोर कर लिया और उसमें हम लोग पूरा का पूरा एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। तो हम लोगों का यहाँ पे जो ये फंक्शन है इसको बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। इसका भी आगे बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट में यूज़ करेंगे तो एनोनिमस फंक्शन का ही यूज़ करेंगे, नॉर्मल फंक्शन का काम कम होता है। ये हो गया हम लोग का एनोनिमस फंक्शन। अब हम लोग इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो सेम आउटपुट आने वाला है, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो सेम आउटपुट है, चेंजेस थोड़ा सा कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 25, तो आउटपुट आएगा हमारा सेम और एज की जगह बस हो जाएगा 25, एज की जगह हो गया 25।
ये हो गया हम लोग का एनोनिमस फंक्शन। अब थोड़ा सा हम लोग एक बार थोड़ा सा और सीख लेते हैं कि एरो फंक्शन क्या होता है, जो ECMA स्क्रिप्ट में आया हुआ है, ECMA स्क्रिप्ट 6 में आया हुआ है, ES6 में, उसके बारे में जान लेते हैं। वो हम लोग को आगे काम आने वाला है। जैसे हम लोग Node.js पढ़ेंगे तो Node.js में एरो फंक्शन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया। इसी फंक्शन को अब हम लोग यूज़ करेंगे एरो फंक्शन के जरिए से। जैसे हमारा ये फंक्शन का नाम है, इसको हम लोग हटा देते हैं फंक्शन को यहाँ से, और यहाँ पे यूज़ करेंगे एरो का। बस इतना ही काम करना है। फंक्शन कीवर्ड को हटा के हम लोग को यहाँ पे एक फंक्शन का एरो को बना देना है, और हम लोग का जो फंक्शन है वो क्रिएट हो जाएगा। किसके नाम से? माई फंक्शन से एक नाम का फंक्शन बना। इसकी वैल्यू ये है जिसमें पैरामीटर ये हैं, और हम लोगों को ये फंक्शन के लिए साइन यहाँ पे बता दिया। इसको बोलते हैं हम लोग एरो फंक्शन। अगर इस पर लोग थोड़ा देर तक होल्ड करें तो सेम वही हम लोगों को पॉपअप होके आ रहा है, और आउटपुट भी हम लोगों को सेम आएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू कर देते हैं 30। तो अब हम आउटपुट चेक करके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, यहाँ पे आ गया 30। हम लोगों के आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं है, बस हम लोगों का फंक्शन बनाने का तरीका चेंज हो गया है। हम लोगों ने यहाँ पे 3 टाइप के फंक्शन बना के देख लिए हैं। पहला जो नॉर्मल फंक्शन, दूसरा एनोनिमस फंक्शन, और तीसरा जो था वो है एरो फंक्शन, जो हम लोगों का ECMA स्क्रिप्ट 6 में आया है। एक और चीज़ है, हम लोगों को फंक्शन में एक कीवर्ड का यूज़ होता है रिटर्न। रिटर्न का ये काम होता है, जैसे ही हम लोग फंक्शन को कोई वैल्यू देते हैं, उसके बदले हम लोग क्या वैल्यू लेना चाहते हैं वो यहाँ पे हम लोगों को रिटर्न से मिलता है। जैसे हम लोग इस कोड को यहाँ अगर चाहें 1 सेकेंड के लिए डिलीट कर देते हैं, और एक रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं रिटर्न, और बदले में हम लोग क्या ले रहे हैं, जो भी इसमें पैरामीटर है नेम, उसके वैल्यू को आउटपुट में लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं नेम। तो इस फंक्शन के बदले में हम लोगों को नेम की वैल्यू व आउटपुट में मिलेगी, लेकिन आउटपुट में हम लोग देखेंगे कैसे, इसके लिए भी हम लोग थोड़ी देर में समझते हैं। रिफ्रेश करेंगे इस पेज को, आउटपुट में कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोगों ने आउटपुट में कहीं अपने प्रोग्राम में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि हमको आउटपुट लेना है। मतलब ना हम लोगों ने console.log का यूज़ किया है, ना डॉक्यूमेंट का यूज़ किया है। प्रिंट करने का कोई भी यहाँ पे कोड नहीं लिखा है। तो कोड लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इस फंक्शन, जो फंक्शन है इसमें हम लोगों को वैल्यू मिल गई है, या तो हम लोग इसको वेरिएबल में स्टोर कर लें, या फिर हम लोग इसी को कंसोल में प्रिंट कर लें। यहाँ पे लिखते हैं console.log, और ठीक इसी को हम लोगों ने एक अपने प्रिंट मतलब आउटपुट वाले मैसेज में लिखना चाह रहे हैं। तो हम लोग को आउटपुट में मिलेगा। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, वैल्यू चेंज करते जाते हैं। सूरज, उसकी एज होगी कितनी? 35। तो हम लोगों को एज आउटपुट में नहीं आएगा, सिर्फ नेम आउटपुट में आएगा। रिफ्रेश करते हैं तो आउटपुट में आएगा हमें सूरज। आउटपुट में क्या मिला? सूरज। ना हमको एज मिला, ना ही हमको टेक्नो या उसका 3, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ रिटर्न में क्या लिया है? नेम। और हम लोगों को एज भी रिटर्न में लेना होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एज। जैसे यहाँ पे एज लिख देंगे तो एज हम लोगों को रिटर्न में हो जाएगा 35। रीलोड करते हैं, आउटपुट में आया 35। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे एक इनपुट लिया और इससे आउटपुट में क्या ले रहे हैं ये पता चल जाएगा। और रिटर्न के बाद लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं लॉग, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आफ्टर रिटर्न कर देते हैं, तो ये कोड एग्जीक्यूटेबल नहीं है, क्योंकि रिटर्न करने के बाद जैसे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते थे किसी लूप को ब्रेक करने के लिए, उसी तरह यहाँ पे फंक्शन को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं, रिटर्न का यूज़ करते हैं, तो जो फंक्शन है वो यहीं से एग्जिट हो जाता है, उसके आगे एग्जीक्यूट नहीं करता है। अगर रिफ्रेश करें तो आउटपुट हमें सिर्फ मिलेगा 35। इसको और इंक्रीमेंट कर देते हैं, 45 कर देते हैं, सॉरी। आउटपुट में मिलेगा सिर्फ 45 और कुछ नहीं। यहाँ पे लिखा है अनरीचेबल कोड आफ्टर रिटर्न स्टेटमेंट। सॉरी, अगर हम इसको रिटर्न के ऊपर लिखे हैं तो हमें आउटपुट में मिलेगा और उसका कोड हम लोग को एग्जीक्यूट होगा, लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा रिटर्न के पहले। रिफ्रेश करते हैं तो आफ्टर रिटर्न यहाँ पे मिला, और यहाँ पे क्यों मिला? यहाँ पे भी मिला क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसको एक बार और कॉल किया है, ठीक है।
और रिटर्न में हमको एज नहीं मिल रहा है, सिर्फ हम लोगों को कंसोल वाला आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही हम लोगों ने देख लिया है कि फंक्शंस को कैसे यूज़ करते हैं और उसमें रिटर्न का भी क्या यूज़ है, ये भी हम लोगों ने सीख लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। स्टे एट योर होम एंड स्टे ऑलवेज लर्निंग।